शिक्षण का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति के बारे में। ठीक है, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ टीचिंग और नेचर ऑफ टीचिंग। ठीक है, यही पढ़ने वाले हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं आपको लाइव क्लासेस में एक बार यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद आप इसका नोट्स जो है बना लीजिएगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे नोट्स मैं एक साथ ही बनाऊंगा। जैसे आज की क्लासेस खत्म होती है, कल आपको ग्रुप में पीडीएफ मिलेगा, आप उसका नोट्स बना लीजिएगा। नहीं तो आप एक दिन नोट्स बनाने चलेंगे तो फिर आपके लिए बोझ हो जाएगी और फिर आपको समझ में भी नहीं आएगी। जो लोग नए हैं पहले की वीडियो आप देख पाएंगे क्लासेस खत्म होने के बाद, उसका प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, और जो लोग पेड ग्रुप में हैं वे लोग तो देख ही पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि शिक्षण है क्या। देखिए शिक्षण का समान तात्पर्य है बच्चों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण का समान अर्थ माने, तात्पर्य माने तो बच्चों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। लेकिन शिक्षण की यह धारणा शिक्षण के सभी पक्षों पर प्रकाश नहीं डालती है। शिक्षण की जो यह धारणा है यह शिक्षण के सभी पक्षों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, शिक्षण का समान तात्पर्य है कि बच्चों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना, यानी कि बच्चों को अलग अलग विषयों की ज्ञान प्रदान करना है, शिक्षण है। लेकिन यह सभी शिक्षण पे लागू नहीं होती है। ठीक है, इसके सभी पक्ष पर जो है प्रकाश सही से नहीं पड़ पाता है, अतः शिक्षण की इस अवधारणा को जो है पूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता है। ठीक है, इस शिक्षण की इस प्रक्रिया को जो है सही नहीं माना जा सकता है। डॉक्टर माथुर ने शिक्षण के अर्थ के बारे में बताया है। उनके अकॉर्डिंग हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं। उन्होंने बताया था कि शिक्षण का अर्थ जो है बालक को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिससे बालक अपनी अवस्था और प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर ले। ठीक है, डॉक्टर माथुर ने कहा था कि शिक्षण वह है, ठीक है, शिक्षण का अर्थ वह है जिससे बालक को अपनी अवस्था, प्रकृति के अनुरूप समस्याओं का हल करने की क्षमता प्राप्त हो। यानी कि बालक जो है जिस स्टेट में है, ठीक है, बालक जो जैसे भी अवस्था में हो, जिस प्रकृति में हो, जिस नेचर में हो, यानी जिस वातावरण में है, वह अपने आप को उसमें ढाल ले। ठीक है, और वह चीजें वह सीख पाए और उसको जो है आगे भी चाहे तो उसको सीख पाए। ठीक है, आगे के लिए भी उसको वह सेव करके रखे, वही क्या कहलाता है? आपका शिक्षण कहलाता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि शिक्षण का समान तात्पर्य है बच्चों की विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना, लेकिन यह शिक्षा की जो धारणा है सभी पक्षों पर एक प्रकाश नहीं पड़ता है। लेकिन डॉक्टर माथुर ने कहा था, ठीक है, उन्होंने बताया था कि शिक्षण का अर्थ जो है बालक को ऐसे अवसर प्रदान किया जाए जिससे बालक अपनी अवस्था, प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर ले। यानी कि बालक क्या करे? अपनी जो उसकी समस्या है उसको पहचान ले, जिस अवस्था में बालक है वहां की नेचर को वह जान ले और उसी के अनुरूप अपनी समस्याओं को हल कर ले। ठीक है, तभी यह शिक्षण होगा। ठीक है, तो इतनी आप बातें समझ गए कि शिक्षण क्या है। चलिए आप कमेंट करते चलेंगे जहां तक आपको समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे मैं पॉइंट आपका क्लियर करते चल रहा हूं, आप लोग यहाँ पे कमेंट करते चलेंगे अगर कोई भी परेशानी होगी तो शिक्षण का व्यापक अर्थ हो गया। ठीक है, यहाँ पे शिक्षण का अर्थ समझ के अब इसकी व्यापक अर्थ की बात करते हैं। तो व्यापक अर्थ में हो जाएगा शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवार, विद्यालय, मित्र, व्यवसाय तथा वातावरण के अनुकूलन के लिए आजीवन शिक्षण प्राप्त करता है। ठीक है, क्या होता है? अगर व्यापक अर्थ में जाएंगे तो शिक्षण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से, विद्यालय से, दोस्त से, व्यवसाय से तथा वातावरण के अनुकूल के लिए जीवन भर शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, बालक जो है शिक्षण प्राप्त करता है अपने परिवार से, विद्यालय से, खेल के मैदान से, समाज से, आस सभी जगह से वह शिक्षा प्राप्त करता है और इसकी यह शिक्षा जो है जीवन भर चलती रहती है। समाज में जो अलग अलग व्यक्ति जो है एक दूसरे को शिक्षित करते हैं। देखिए समाज में जितने भी व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे को शिक्षित करते हैं, वह किसी भी रूप में हो। आपसे कोई व्यक्ति कुछ सीखता है या कोई व्यक्ति से आप कुछ सीखते हैं, तो यह चलती रहती है समाज में, यह जीवन भर चलती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से सीखता रहता है और शिक्षित करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को शिक्षण प्रदान करता है। और यहाँ पर सीमित अर्थों में बात करें, संक्षेप में बात करें तो शिक्षण केवल औपचारिक साधनों के द्वारा ही दिया जाता है और यह एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। देखिए शिक्षण क्या है? एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? एक बालक होता है, ठीक है, विषय होता है और अध्यापक होता है, आपस में संबंधित रहते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक प्रक्रिया नहीं होती है तो आपका शिक्षण जो है सही तरीके से नहीं होगी। अगर शिक्षक हो, बालक हो और आपका पाठ्यक्रम नहीं हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, आपके शिक्षण जो है सही से नहीं होगी। अगर पाठ्यक्रम हो, शिक्षक हो और अगर वातावरण ना हो तो भी आपका यहाँ पे शिक्षण की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। तो देखिए आज की शिक्षण जो है पहले की तुलना में काफी चेंजिंग हो गया है। पहले जो शिक्षण दी जाती थी उसमें आज जो है बहुत सारे चेंजिंग हो गया है। आज का शिक्षण क्या हो गया? पूर्ण रूप से बालक के ऊपर केंद्रित हो गया है।
क्या हो गया है, बालक के ऊपर केंद्रित हो गया है। अब जो भी टीचर पढ़ाते हैं बालक को बालक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। बालक की जो जिज्ञासा होती है, बालक को जो यहाँ पे मांग होती है, जो रुचि होती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं जो भी शिक्षक होते हैं। तो ये चीजें आप शिक्षण के बारे में समझ गए हैं। व्यापक अर्थ भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब इसके परिभाषा की बात करें तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने इसके डिफिनेशन को अलग अलग दिया है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले आप एक बार कमेंट करके बताइए कि शिक्षण का अर्थ आपको समझ में आ गया। चलिए, पेज स्लाइड अप नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। पेज से क्या करना है, यहाँ पे पेज से आपको मतलब नहीं है, आपको पीडीएफ तो कल मिल ही जाएगी। सिर्फ आपको समझ में आनी चाहिए, पहले ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। पीडीएफ तो आपको ग्रुप में मिल ही जाएगा, ठीक है। पेज आपकी स्लाइड अप नहीं हो रही, कोई बात नहीं है, पीडीएफ तो आपको ग्रुप में मिल ही जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझनी है कि आपको समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। शिक्षण का अर्थ समझ में आ गया। हाँ, वीडियो चल रही है, वीडियो में प्रॉब्लम नहीं है, आवाज़ जा रही है। चलिए, इसका व्यापक अर्थ समझ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है शिक्षण के बारे में, ठीक है। व्यापक अर्थ में बात करेंगे तो शिक्षक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवार, विद्यालय, मित्र, व्यवसाय तथा वातावरण के अनुकूलन के लिए आजीवन भर शिक्षण प्राप्त करता है। बालक को शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है? अपने विद्यालय से, परिवार से, खेल के मैदान से, समाज से, आसपास से शिक्षा मिलती है। और प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने समाज में शिक्षा ग्रहण करता है एक दूसरे से। आप किसी को कुछ सिखाते हैं, किसी और से आप कुछ सीखते हैं, तो ये जीवन भर प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो ये चीजें जीवन भर प्रक्रिया चलती रहती है। अब इसके डिफिनेशन के बारे में देखते हैं कि डिफिनेशन के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या राय दिया है। इसके बारे में ओ स्मिथ ने कहा है, ठीक है। अब इसके जो डिफिनेशन है उससे हम स्पष्ट रूप से समझेंगे इसकी प्रक्रिया के बारे में। जो शिक्षण है उसके अर्थ के बारे में भी हम लोग इसके डिफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। तो बीओ स्मिथ ने बताया था कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। इन्होंने कहा था कि शिक्षण क्या है? क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने के लिए उत्सुक करती है, जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। बच्चे में क्या करती है? सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है। यह किसने कहा था? बीओ स्मिथ ने इसका डेफिनेशन दिया था। जब भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह का आपसे प्रश्न पूछ लेगा, चाहे आपका यहाँ पे बीएड एंट्रेंस बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, या आप स्टेट का या सीटेट की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी आपसे प्रश्न इसी टाइप का पूछा जाएगा। उसके बाद अलग वैज्ञानिकों ने यहाँ पे दिया था, एल गेज ने यहाँ पे दिया था डिफिनेशन। देखिए, ये तो पहला डिफिनेशन होगा बीओ स्मिथ के अनुसार। अब बात करते हैं यहाँ पे एल गेज के अनुसार। इन्होंने कहा था कि शिक्षण एक निजी प्रभाव है। इन्होंने कहा था शिक्षण एक निजी प्रभाव है जिसका उद्देश्य अन्य व्यक्ति के व्यवहार में प्रभावी परिवर्तन लाता है। यानी कि शिक्षण क्या है? एक निजी प्रभाव है जिसका उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार में चेंजिंग लाना। उसका जो भी व्यवहार है उसमें चेंजिंग लाना ही क्या कहलाता है? यहाँ पे शिक्षण कहलाता है। तो आप उसके व्यवहार में जो चेंजिंग लाते हैं वही आपका शिक्षण कहलाता है। यहाँ पे जो डिफिनेशन दिया हुआ है वो तो आपको याद करना ही होगा, क्योंकि डिफिनेशन जो है चेंज नहीं होता है। जो मनोवैज्ञानिक जिस तरह से डिफिनेशन देते हैं वैसा ही रहता है, डिफिनेशन में आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा आप समझ गए। तीसरे पे चलते हैं। यहाँ पे एडमंड ने दिया था, यहाँ पे इन्होंने बताया था कि शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें प्रमुख रूप से कक्षागत वार्ता अंतर्निहित होती है तथा कुछ निश्चित क्रियाओं के दौरान ही घटित होती है। यहाँ पे इन्होंने बताया था कि शिक्षण क्या है? एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें टीचर और स्टूडेंट जो है शामिल होते हैं, ठीक है। और यह कक्षागत वार्ता अंतर्निहित होती है, कक्षा में जो यह अंतर्निहित होती है तथा कुछ निश्चित क्रियाओं के दौरान ही यह घटित होती है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन आपको याद करनी ही होगी, ठीक है। इसमें आप कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, डिफिनेशन में आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जो मनोवैज्ञानिक डिफिनेशन देती है उसमें तो आप कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अगला है, मॉरिसन ने कहा था, मॉरिसन ने डिफिनेशन दिया था कि शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य घनिष्ठ संपर्क है जिसकी संरचना कम परिपक्व व्यक्तित्व वाले की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। अब समझिए, इन्होंने कहा था कि शिक्षण क्या है? अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य घनिष्ठ संबंध है। अब देखिए, अधिक परिपक्व व्यक्ति कौन होगा? टीचर होगा। अधिक परिपक्व व्यक्ति कौन है? टीचर है। और कम परिपक्व व्यक्ति कौन है? स्टूडेंट है। यह दोनों के बीच जो है मध्य घनिष्ठ संपर्क है। क्या है? मध्य यहाँ पे घनिष्ठ संपर्क है। और टीचर क्या करेगा? कम परिपक्व वाले स्टूडेंट को जो है शिक्षा के माध्यम से अधिक परिपक्व बनाने की कोशिश करेगा, और उसको करना ही चाहिए। यही डिफिनेशन किसने दिया था? मॉरिसन ने कहा था, ठीक है। मॉरिसन ने यही चीजें कही थी कि शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य घनिष्ठ संबंध है जिसकी संरचना कम परिपक्व व्यक्तित्व वाले की शिक्षा को ही आगे बढ़ाने के लिए की जाती है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन आप समझ गए। इसके बाद क्लार्क ने एक डिफिनेशन दिया था कि शिक्षण प्रक्रिया को बच्चे के व्यवहार परिवर्तन से संबंधित कहा गया। इन्होंने कहा था कि शिक्षण प्रक्रिया जो है बच्चों के व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है।
इसके अनुसार शिक्षण के अभिप्राय उन क्रियाओं से है जिसका प्रस्तुतिकरण एवं संरचना विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न के लिए किया जाता है। आपको समझ में नहीं है, अब एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे टीचर है, ठीक है, यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे लर्नर है और यहाँ पे इन्वायरमेंट है, और यह पूरी जो है आपकी टीचिंग प्रोसेस है, या क्या है आपकी, या आप जो पूरी देख रहे हैं स्क्रीन पे, या जो है आपका टीचिंग प्रोसेस है, क्या है, यह टीचिंग प्रोसेस है। और यहाँ पे टीचर हो गया, यहाँ पे लर्नर हो गया, यहाँ पे इन्वायरमेंट हो गया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे टीचर है, लर्नर है, लेकिन इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब क्लास में टीचर भी है, लर्नर जो सीखने वाला है और टीचर जो है सिखाने वाला है, दोनों मौजूद है क्लास में, लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं है। इन्वायरमेंट कहने का मतलब कि क्लासेस आपकी चल रही है और वहाँ पे शोरगुल हो रही है। शोरगुल कहने का मतलब कि कहीं पे डीजे बज रही है, कहीं पे और भी कुछ काम हो रहा है, तो उसकी आवाज़ें आप तक पहुँच पा रही है, जो टीचर है और लर्नर है उनके बीच पहुँच पा रही है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं बन पा रही, पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा है और डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ पे टीचर भी है, लर्नर भी है, लेकिन इन्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे शिक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। यहाँ दूसरे केस में देखेंगे, टीचर भी है, इन्वायरमेंट भी है, लेकिन लर्नर भी नहीं है। अब देखिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह इच्छुक नहीं है, टीचर भी है, इन्वायरमेंट भी है, जैसा वातावरण चाहिए वैसा भी है, एकदम शांत माहौल भी है, लेकिन बच्चे जो सीखने वाले उत्सुक नहीं है, तो फिर उस स्थिति में आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तीसरा प्रोसेस, यहाँ पे इन्वायरमेंट भी है, लर्नर भी है, सीखने वाला भी है, यानी कि आपका अच्छा वातावरण भी है, सीखने वाले बच्चे भी हैं, लेकिन टीचर ही नहीं आए क्लास में, तो क्या सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो इसी चीज को इन्होंने डिफाइन किया था। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, परिभाषा तक क्लियर है, सभी परिभाषा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक क्लियर है तो एक बार कमेंट कीजिए, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट करके पूछिए, ठीक है। लाइव क्लासेस इसलिए मैं लेता हूँ ताकि आपको जो प्रॉब्लम हो मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ, नहीं तो मैं वीडियो अपलोडेड कर देगा, रिकॉर्डेड वीडियो कर देता, आपकी 10 से 15 मिनट में ही काम चल जाती एक क्लासेस। लेकिन यहाँ पे लाइव आने का मकसद होता है कि आपके भी जो प्रॉब्लम हो आप लोग यहाँ पे पूछ सकें, ठीक है। एक बार कमेंट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप कमेंट कीजिए। चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करके बताइए, अगर नहीं है प्रॉब्लम तो फिर आप बोलिए कि यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है सर, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डिफिनेशन देख लिए, देखिए यहाँ तक आपने इसके अर्थ को समझ लिया, अब आपने इसके डिफिनेशन को समझ लिया। अब आगे चलते हैं, इसके डिफिनेशन से क्या प्रतिक्रिया हम लोग को मिली, ये देखिए। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षण का अर्थ छात्रों को कक्षा में बिठाकर किसी पाठ या तथ्य को समझा देना मात्र नहीं है। अभी तक जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है, उपयुक्त जो डिफिनेशन देखा है, इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षण का अर्थ यह नहीं है कि आप छात्रों को कक्षा में बैठाकर किसी भी पाठ को याद करा दीजिए, ठीक है, बल्कि यह राष्ट्रव्यापी उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यक्तित्व विकास के लिए विद्यालय तथा कक्षागत परिस्थितियों में संपन्न होने वाली एक प्रक्रिया है। यानी कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि शिक्षण क्या है, आप स्कूल में किसी बच्चे को बैठाकर आप उसको शिक्षा दे दिए यही शिक्षण नहीं है, इससे हट के आपको करना होगा। इसमें दो प्रमुख अंत होते हैं, शिक्षण में क्या होता है, दो प्रमुख अंग होता है, एक होता है सीखने वाला और दूसरा क्या होता है, सिखाने वाला, ठीक है। एक होता है सीखने वाला, दूसरा क्या होता है, सिखाने वाला। आज के शिक्षक को छात्रों की रुचि के अनुकूल छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर ध्यान देना होता है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते थे, लेकिन अब छात्र केंद्रित हो गया है, ठीक है, बाल केंद्रित हो गया है शिक्षा। तो इसलिए बालक की जो रुचि होती है, जो उसकी जिज्ञासा होती है, जो उसकी विषय वस्तु होती है, उसको ध्यान में रखकर ही शिक्षक को पढ़ानी पड़ती है। क्या करती है, उसको ध्यान में रख के ही शिक्षक को पढ़ानी पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला है, अब आपका नेट नहीं चल रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, अब एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिफिनेशन कंप्लीट हुआ और आपका यहाँ पे अर्थ जो है समझ गए। अब चलते हैं शिक्षण का स्वरूप जो है, इसकी नेचर कैसी है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। नेचर कैसी है इस पे देखते हैं। तो नेचर में आएंगे तो कुछ आपको पॉइंट लिखना होगा, जैसे शिक्षण क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, कहाँ था, कक्षागत परिस्थिति मतलब, चलिए आप बताइए कौन सा पॉइंट था, आप अब बताते चलेंगे कौन सा पॉइंट था आपका। कक्षागत परिस्थिति मतलब जो कक्षा में हो रही है ना, ठीक है। शिक्षण क्या है, शिक्षण ऐसा नहीं है कि जो कक्षा में आपकी चल रही है सिर्फ आप बैठा कर बच्चों को पाठ याद करवा दीजिए, इसका मतलब नहीं है कि यही शिक्षण है। शिक्षण इससे हटके है, इसमें दो मुख्य अंग होते हैं, एक सिखाने वाला होता है, एक सीखने वाला होता है। और आजकल का जो सिलेबस है, जो यहाँ पे अकॉर्डिंग देखेंगे आप, बाल केंद्रित है,
ठीक है। जो भी शिक्षण है आजकल बाल केंद्रित हो गया है। टीचर को क्या होता है, बालक के अनुकूल ही, जो बालक की पाठ्यक्रम होती है, जो बालक की रुचि होती है, उसी को ध्यान में रख के ही पढ़ाना पड़ता है। चलिए अब अगला देखते हैं, इसका स्वरूप क्या है। शिक्षण क्या है, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी शिक्षण है। अब शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, और मनुष्य क्या है, समाज में रहने वाला प्राणी है। शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, और मनुष्य भी है जो समाज में रहने वाले प्राणी है, इसलिए समाज का अभिन्न अंग भी मनुष्य है। मनुष्य क्या है, समाज का अभिन्न अंग है, क्योंकि वह समाज में रहने वाले व्यक्ति है। अब जो भी प्रश्न होंगे आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा। जब मैं फर्स्ट डिफिनेशन करवा रहा था तो आपको वहीं पे रोकना चाहिए था, ठीक है। अब आप जब मैं डिफिनेशन खत्म कर दिया तो फिर आप यहाँ से पूछ रहे हैं कि क्या है नहीं है। अब क्लासेस में देरी से आएंगे तो फिर आप यहाँ पे पूछेंगे तो कैसे चलेगा। जब मैं फर्स्ट डिफिनेशन करवा रहा था तो आपको वहीं पे रोकना चाहिए, तो वहीं पे पूछना चाहिए था। चलिए, तो शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो मनुष्य क्या है, सामाजिक होने के नाते उसका एक अभिन्न अंग है। मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन और शिक्षा दोनों ही क्या है, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होती है। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार ही छात्र जो है विचारों तथा व्यवहार में परिवर्तन होता है। देखिए, जो सामाजिक प्रक्रिया होती है ना, उसी के तहत जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, उसके व्यवहार में और उसके शिक्षण में परिवर्तन आता है, ठीक है। जो भी बच्चा होता है उसके व्यवहार जो होता है, उसका जो व्यवहार होता है अपने समाज के प्रति ही जाता है, जो समाज में पहले से चली आती होती है। जैसे समाज का आज स्वरूप है, आज का जो स्वरूप है आज से 20 साल पहले का था, तो उसमें चेंजिंग होगी। 20 साल जो पहले जो इन्वायरमेंट था वहाँ पे, वह चेंजिंग होकर आज जो है बदल गया है। तो जो बदल जाती है उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चे को चलनी पड़ती है। और यह ग्रहण कहाँ से करता है बच्चा, समाज से ही ग्रहण करता है। कहाँ से करता है, समाज से ही ग्रहण करता है। तो शिक्षण क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगी आपकी एक। और दूसरा चलता है शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया। अभी मैंने आपको त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में बताया है कि शिक्षण क्या है, प्रक्रिया के 3 प्रमुख बिंदु होते हैं। इसके 3 प्रमुख बिंदु कौन होते हैं, एक टीचर होंगे, एक स्टूडेंट होंगे, और एक आपका सिलेबस होगा। तीनों के बगैर आपका जो है कोई भी कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, आपकी शिक्षण विधि सफल नहीं होगी। अगर आपके पास इन्वायरमेंट है और टीचर है और लर्नर जो है, स्टूडेंट जो है सीख नहीं पाता है, तो आप जो है वह उस शिक्षण को सफल नहीं बना सकते हैं। आपके पास शिक्षक है, टीचर है, लेकिन इन्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि शोर शराबा हो रहा है, तो फिर आप उस स्थिति में भी शिक्षण को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और तीसरी कंडीशन हो जाएगी, आपके पास इन्वायरमेंट है, लर्नर भी है, सीखने वाला भी है, और टीचर ही नहीं है, तो आप उसमें भी नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप देख पाएंगे। तो शिक्षण क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में भी है, ठीक है। त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में आप समझ गए, यानी कि स्टूडेंट है, टीचर है, और सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, ठीक है। पाठ्यक्रम भी आता है आपका, यहाँ पे इन्वायरमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगला है वातावरण में सामंजस्य स्थापित कराना, ठीक है। अब बच्चों को क्या करेंगे, वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना। कहने का मतलब जो वातावरण है, जो आपका इन्वायरमेंट है, उसमें जो है बच्चे को क्या करना है, सामंजस्य स्थापित करना है। समाज क्या है, परिवर्तनशील है। हमारा समाज क्या है, परिवर्तनशील है, और इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 10 साल पहले जो आपका समाज था, आज का समाज आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, ठीक है। हमारा समाज क्या है, परिवर्तनशील है। समाज की जो भौतिक स्थिति होती है, आर्थिक होती है, सामाजिक परिस्थितियां जो है वह बदलती रहती है, समय समय पर बदलती रहती है। 10 साल पहले देखेंगे तो क्या चीजें थी, आज आप देखेंगे तो उसका स्वरूप कैसा बदल गया है। इस वातावरण में ही छात्रों को अपना जीवन यापन करना होता है, ठीक है। तो बच्चे के बीच जो है वातावरण का आप सामंजस्य स्थापित कराएंगे, क्योंकि समाज की जो वातावरण है वह बदलती रहती है। आज जैसा है 5 साल बाद वैसा नहीं रहेगा, और उसके अनुरूप जो है स्टूडेंट को वहां पे जाना होता है। तो इसलिए अगर उसके अकॉर्डिंग आपको लेके जाना है, तो समाज के जो रीति रिवाज है उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे क्या करनी होगी, बच्चों को शिक्षा देनी होगी। यानी कि बच्चे को क्या करना होगा, वहां पे जो वातावरण है उसमें सामंजस्य स्थापित करना होगा, ठीक है। जीवन यापन करना होता है। अतः शिक्षण का उद्देश्य कक्षा में छात्रों को शिक्षित करना मात्र नहीं है, ठीक है। इसलिए शिक्षा सिर्फ कक्षा में पढ़ा देना ही शिक्षा का मात्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसे इस योग बनाना है और समाज की इन परिस्थितियों के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करने की भी क्षमता रखता हूँ। ये चीजें समझ में आई, पॉइंट आपको समझ में आया, वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। क्या करना है, वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना बच्चों को बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने देखा कि सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, ठीक है। दूसरा आपने देखा शिक्षा क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। तीसरा क्या है, वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। 3 पॉइंट आपको क्लियर है। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए, तीनों पॉइंट आपका क्लियर है। मैं आपके फर्स्ट डेफिनेशन को मैं क्लियर कर दूंगा। अभी यहाँ पे आप बताएं कि यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रही है। आप फास्ट जो है कमेंट नहीं करते हैं। अब क्या बताएं फिर से, मनीष कुमार बोल रहे हैं फिर से आपका वीडियो रुका हुआ था, तो मैं आपके लिए फिर से पूरी तो नहीं कर सकता हूँ। हाँ, जिसको रियली में प्रॉब्लम है वही पूछे।
अब जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या है, वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना क्या है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? मनीष कुमार बोल रहे हैं फिर से मतलब क्या हुआ? आपका वीडियो नहीं चल रहा था, आप उसमें से कमेंट कर रहे हैं, तो आप फिर से शुरू से देखेंगे तभी न समझा पाऊंगा। अब सब कुछ अगर मैं फिर से बताऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगी। पॉइंट 3 बताइए सर। चलिए, कुछ लोग होते हैं कि अब इतनी अच्छी तरीके से समझाने के बाद भी आप कह रहे हैं कि समझ में नहीं आए। क्या क्या बताएं कि हमारा समाज क्या है, परिवर्तनशील है। हमारा समाज क्या है, बदलता रहता है, भौतिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, ठीक है। हमारी समाज की परिस्थितियां क्या है, बदलती रहती है। 10 साल पहले जो हमारा समाज था वह समाज 10 साल बाद जो है वैसा नहीं रहेगा, यानी आज भी वैसा नहीं रहेगा और 10 साल बाद भी वैसा नहीं रहेगा, वो बदलते रहेगा। तो इसलिए बच्चों को क्या चाहिए कि टीचर जो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, केवल कक्षा में पढ़ा देने से उनका शिक्षा जो है पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। उसको समाज में कैसे रहना है, बच्चों को उस लायक बनाना है कि जो समाज की परिस्थितियां है उसके अनुरूप वह ढाल सके, समाज की वातावरण को समझ सके, आने वाले समाज के बारे में वह जान सके, ठीक है। तो इस तरह से वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना भी किसका काम है, टीचर का काम है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो पॉइंट 3 आपका क्लियर है। चलिए अब अगला देखते हैं, बालक को क्रियाशील, यानी कि बालक को क्या करना, एक्टिव बनाना। क्या करना, एक्टिव बनाना। अब एक चीज आप जानते हैं, बालक क्या होता है, बचपन से ही एक्टिव होता है। जब बालक जो है जन्मजात क्या होता है, उसमें कुछ शक्तियां होती है, ठीक है। उसकी बहुत सारी प्रवृत्तियां होती है, वो बचपन से ही क्रियाशील होता है। बस यहाँ पे चाहिए क्या, टीचर को उसका रूप जो है आगे की ओर लेके जाए, यानी कि जो उसकी जन्मजात शक्तियां होती है, जो उसकी क्रियाशीलता होती है, जो उसकी क्षमता होती है, टीचर को उसको पहचानना और फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कराना और आगे की ओर लेके जाना। जो उसकी क्रियाशील है, जो जन्मजात प्रकृति है, उसको आगे बढ़ाने में शिक्षक को मदद करना चाहिए, ठीक है। तो बालक को क्या करना है, क्रियाशील बनाना है, और क्या काम कौन कर सकता है, टीचर ही कर सकता है। तो क्रियाशीलता बालक की जन्मजात प्रकृति व क्षमता है, जिससे वह अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों तथा प्रतिक्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। शिक्षक का कार्य उसकी इस जन्मजात प्रकृतियों को क्रियाशील रहने के अवसर प्रदान करता है। देखिए, शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को इस प्रकार से शिक्षित करे कि वह अपनी इस क्रियाशीलता का लाभ जो है पूर्ण रूप से उठा सके। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बच्चा क्या होता है, जन्मजात ही क्रियाशील होता है, ठीक है। जन्मजात ही उसमें कुछ शक्तियां पाई जाती है। बस यहाँ पर टीचर को जो है उसी के अनुरूप जो है डालना होता है। टीचर को इस योग बना देना होता है बच्चे को, ताकि वह जो अपनी क्रियाशीलता को पहचान पाए, अपनी क्षमता को पहचान पाए और आगे के जीवन जो है अच्छे से व्यतीत कर पाए। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, बालक को क्रियाशील बनाना, यानी बालक को एक्टिव बनाना, ठीक है। जो आपकी नेचर की प्रकृति इसमें आ जाएगी, क्या करना है, बालक को एक्टिव बनाना। अब देखिए, एक्टिव तो बालक हो गया, अब बालक को प्रोत्साहित करना भी। प्रोत्साहित करने से भी बहुत सारी मोटिवेट मिलती है बच्चों को। तो बालकों को प्रोत्साहित व उन्हें प्रेरणा देना शिक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। बालक को प्रोत्साहित देते हैं या फिर उनको आप मोटिवेशन देते हैं, तो यह शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। प्रेरणा और प्रोत्साहन जो है बहुत कठिन से कठिन कार्य को भी करने के लिए सरल बना देता है। क्या करता है, अगर आप किसी को प्रेरणा दीजिए या किसी को प्रोत्साहित कीजिए, किसी को पुरस्कार दीजिए, तो वह जो काम नहीं करने वाला भी होता है तो उसका मन जो है उस काम को करने में लगता है और वह उस काम को करके ही दम लेता है। तो अगर आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं या प्रेरणा देते हैं, तो वह उस कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकता है जो वह उससे नहीं कर सकता है। तो शिक्षक को बालकों की प्रमुख रुचियों तथा रुझानों का पता लगाना चाहिए और उन्हें अच्छी मार्गदर्शन देना चाहिए, ठीक है, जिससे बालकों के जीवन में सही धारणाओं का निर्माण हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 भी आपको समझ में आ गई कि बालक को प्रोत्साहित भी करना चाहिए और यहाँ पे प्रेरणा भी देना चाहिए। क्या है, यह शिक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रेरणा और प्रोत्साहन क्या है, कठिन से कठिन कार्य को भी यह आसान बना देता है। शिक्षकों को बालकों की जो प्रमुख रुचियां होती है, जिस चीज में बच्चों का मन लगे उसको पहचानना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उनको मार्गदर्शन देना चाहिए, बताना चाहिए कि आपको इस रास्ते पे चलना है, ताकि बालक जो है आगे चल के अपने सही धारणाओं का निर्माण कर सके। तो पॉइंट नंबर 5 भी क्लियर है, कुछ नहीं है इस सब पॉइंट में। आप एक बार समझ जाएंगे ना, फिर आप इसको भूलेंगे कभी नहीं। अब बालक को प्रोत्साहित करना है, इसमें उसको मोटिवेट करना है, तो इसमें क्या करना है, अब इसको अपने लैंग्वेज में लिख देना है। चलिए अगला है, बालक के संवेगों का प्रशिक्षण। देखिए, संयोग मतलब होता है इमोशंस होता है, ठीक है। बालक के संयोगों का प्रशिक्षण, यानी कि बालक के जो इमोशन होती है, बालक जो चीज सोचता है ना, उसी को क्या करना है, यहाँ पे शिक्षक को आगे लेके जाना है। अब देखिए, शिक्षण का अर्थ
चलिए क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? एक बार कमेंट कीजिएगा आप सभी, क्लियर है? चलिए क्लियर है। हाँ, देखिए नेट नेट की इशू थी इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ा-सा माफ़ी चाहते हैं यहाँ पे। देखिए डिस्टर्ब होती है तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे क्लासेस कराने में, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी, चलिए उसके लिए माफ़ी चाहते हैं यहाँ पे। अब देखिए एक पॉइंट आपका रह गया, उसको क्लियर करते हैं। संयोगों को प्रशिक्षित करना यानी शिक्षण का अर्थ क्या होता है, बच्चों को संयोगों को प्रशिक्षित करना, जो बच्चों के इमोशन होते हैं ना उसको भी प्रशिक्षित करना होता है। और वैज्ञानिक भी इस बात को पूर्णतः मानते हैं। क्या है? वैज्ञानिक भी इस बात से पूर्णतः सहमत है कि बालकों के अधिकांश जो व्यवहार होते हैं उसके संयोगों के द्वारा संचालित होते हैं। अतः जो शिक्षण प्रक्रिया होती है बच्चों के इन इमोशन की आवश्यकता अनुसार ही होनी चाहिए। जो बच्चों का इमोशन होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है शिक्षण प्रक्रिया भी बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है, तो यही पॉइंट थी, आपको 6 पॉइंट आपने देखा यहाँ पे, सारे पॉइंट को मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब इसके बाद में आपको लास्ट में थोड़ा-सा निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष में यही चीज़ें लिखनी है कि शिक्षण क्या है? सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में घटित होने वाली एक जटिल और नैतिक प्रक्रिया है। क्या है शिक्षण? एक सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में घटित होने वाली एक जटिल नैतिक प्रक्रिया है। शिक्षक बच्चे को वातावरण के साथ समायोजन बनाने में सहायता करता है। शिक्षण क्या कहलाता है? बच्चे के वातावरण के साथ समायोजन बनाने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण क्या है? मस्तिष्क पर बोझ नहीं डालता है। शिक्षण जो है मस्तिष्क पर बोझ नहीं डालता है। यह वर्तमान और भावी जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। यह कम परिपक्व व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को अधिक बनाने में सहायता करता है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है यहाँ पे निष्कर्ष में। तो पूरी प्रक्रिया आप यहाँ पे समझ गए होंगे। और यह क्वेश्चन आपका आएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे टॉपिक है, यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। शिक्षण का अर्थ अगर आपसे पूछे तो आपको मैंने अर्थ भी समझा दिया है। अगर आपसे प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट पूछे कि शिक्षण का अर्थ क्या है, ठीक है, आपसे कुछ कम ही पॉइंट में, जैसे 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर उसमें अगर आपका लघु उत्तरीय भी प्रश्न आएगा, अगर आपसे पूछ दे शिक्षण का अर्थ क्या है, तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं, अर्थ सिर्फ लिखना है। अगर आपसे सिर्फ पूछ दे शिक्षण की परिभाषा क्या है, तो आपको परिभाषा डाल देना है। अगर आपसे पूछे कि शिक्षण की अर्थ और परिभाषा क्या है, तो आपका वहाँ से क्वेश्चन बना देना है शिक्षण का अर्थ और परिभाषा के बारे में। अगर आपसे पूछ दे कि शिक्षण का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति क्या है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रकृति के बारे में। ठीक है, प्रकृति में 6 पॉइंट मैंने आपको बताया है, फिर निष्कर्ष आपको डाल देना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक बार कमेंट कीजिए, अब आपका क्लियर है? चलिए अब आपका क्लियर है, एक बार कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि सर ऑप्शन नंबर, यहाँ पे परिभाषा नंबर 1 जो है आप समझा दीजिए। देखिए बीओ स्मिथ ने बताया था कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है। ठीक है, जो लगातार क्रिया चलती है उसकी विधि, और जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। बच्चों में क्या करती है? सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। क्या है यह शिक्षण? क्या है? बच्चों को जागृत करते हैं कि आप कुछ सीखें। ठीक है, बस इसमें कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पे जो आपको मैंने आज क्लासेस दी है शिक्षण के बारे में, ये सेकंड क्लासेस थी, और इसकी पीडीएफ आपको कल जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी।